एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जूही ज्ञानचंदानी, आपकी इंग्लिश फैकल्टी। और आज करने वाले हैं हम टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ वर्ब्स। जी हाँ, वर्ब्स नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। इसके पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के कर लिए हैं। आई होप आपने वो सेशंस देखे होंगे। अगर कुछ सेशंस आपसे मिस हो गए हैं तो कोई बात नहीं, सारे वीडियोस जो है हर एक टॉपिक के आपके पास इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप ज़रूर जाकर उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉप 50 सीरीज, राइट। ओके, तो आज करने वाले वर्ब्स के वो 50 क्वेश्चंस, वो 50 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम में 100% हेल्प करने वाले हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ पर एग्जामिनर हमें फंसा सकता है, हमें उनको टैकल कैसे करना है, ये सारी बातों का डिस्कशन होगा आज 50 सवालों के थ्रू। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है टेलीग्राम चैनल का नाम, मेरी प्रोफाइल का नाम है इंग्लिश विद जूही ज्ञानचंदानी, और टेलीग्राम ग्रुप भी है आप लोगों के लिए जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई स्टडी रिलेटेड क्वेरी है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रहा पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको पॉज करना है वीडियो को, खुद से आंसर करने की पहले कोशिश करनी है। ठीक है, डायरेक्शन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल गड़बड़ है। ठीक है, पढ़ते हैं सेंटेंस को। यू मस्ट बी हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। पढ़कर कैसा लगा? अगर आपको थोड़ी बहुत भी रीडिंग हैबिट है ना, तो पढ़कर सही और गलत का आभास तो हो जाता है, बट कोई बात नहीं हुआ तो यहाँ पर समझिए। यू मस्ट बी हरी, सबसे पहले देखिए कि ये मस्ट क्या है। ये जो मस्ट है ये होता है मॉडल वर्ब। क्या होता है ये कहलाता है आपका मॉडल वर्ब। जब भी आप मॉडल वर्ब की बात करते हैं, इसके साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लगाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बी फॉर्म नहीं आएगा अनलेस हमको V3 चाहिए, क्योंकि बी फॉर्म आ गया तो V3 की रिक्वायरमेंट होगी, तभी बी जो है आपका बी जो है ये आया हुआ है। बी के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपली आप इस शब्द को, इस बी को यहाँ से हटा देंगे, सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। और लॉजिक क्या है इसके पीछे? मॉडल वर्ब प्लस बेस फॉर्म है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म ही लगाया जाता है। सिंपल आंसर मिल गया आपको कि बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है। ये यू मस्ट बी हरी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यू मस्ट हरी, आपको जल्दी करनी चाहिए, नॉट बी हरी, है ना। तो यहाँ से बी को हटा दिया जाएगा। सिंपली आपका आंसर जो है बन गया। आई होप आप सभी ने भी यही मार्क किया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सेम है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से सेगमेंट में गड़बड़ है ना। द बॉय हैड रन अवे because he couldn't stand his father beat him for one more day, है ना। मतलब सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि जो बॉय है, जो लड़का है, वो भाग गया था, है ना। हैड रन अवे, भाग चुका था वो। बिकॉज ही कुडंट, क्यों भागा? रीजन दिया जा रहा है। ही कुडंट अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे कुड क्या है? मॉडल वर्ब होता है ना। मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ में बेस फॉर्म है क्या यहाँ पे? ये तो है बेस फॉर्म, बिल्कुल क्रॉस वेरीफाई कर लिया हमने, ये बिल्कुल ठीक है। कुडंट स्टैंड का यहाँ क्या मतलब है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका। कुडंट स्टैंड का मतलब है कि वो और नहीं सह सका, इसीलिए वो भाग गया है। ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीट हिम। अब गड़बड़ जो है वो यहाँ पर है, देखिए, क्योंकि हम वर्ब्स कर रहे हैं तो बी रेडी फॉर की हेल्पिंग वर्ब से गड़बड़ हो सकती है, मेन वर्ब की गड़बड़ हो सकती है, वर्ब्स के जितने फॉर्म होते हैं, है ना, इन्फिनेटिव, जेरेंड, नॉन फाइनाइट वर्ब से गड़बड़ हो सकती है। तो किन किन तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। उनमें से एक ये है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? कुडंट स्टैंड, ये वर्ब तो दिया हुआ है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट किधर है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो मिसिंग है। हिज फादर बीट हिम, हिज फादर बीट हिम नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? हिज फादर बीटिंग हिम, है ना। ये कौन से फॉर्म पे आएगा? यस, ये जेरेंड फॉर्म पर आएगा, है ना। यहाँ पर क्या चाहिए हमको? जेरेंड फॉर्म चाहिए, बीटिंग हिम, है ना। देखिए, जेरेंड क्या होता है? वर्बल नाउन की तरह काम करता है। ये क्या होता है? वर्बल नाउन, वर्ब ही है बट ये नाउन की फॉर्म पे काम करता है। और आपको पता है कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आता है। यहाँ हमें ज़रूरत थी एक ऑब्जेक्ट की और हमें मिल गया वो। हिज फादर
बीटिंग हिम, है ना, अपने फादर का मारना और नहीं सह पाए, इसीलिए वो लड़का जो है वहाँ से भाग गया। तो सिंपल है, यहाँ पर जो आपकी गड़बड़ थी वो थी पार्ट सी में। आई होप आपने भी यही मार्क किया है और आपको समझ में आया। नहीं आया था समझ में, गलत किया था, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल वाइल एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी, है ना। सबसे पहले ये समझो कि सेंटेंस आपसे कहना क्या चाह रहा है, इसका मायने क्या है। मैनेजर ने कहा, है ना, टोल्ड हर, उसे कहा कि शी शुड बी, उसे क्या होना चाहिए, शुड है यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन होता है ना, ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, तो जब चाहिए वाली बात आती है तो शुड यूज करते हैं। ही शुड, सॉरी, शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल, उसे थोड़ा सा सावधान होकर काम करना चाहिए, बेसिकली सावधान होना चाहिए। वाइल, क्या करते वक्त, क्या करते वक्त, एग्जीक्यूट करते वक्त, है ना, जब वो एग्जीक्यूट कर रही होगी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, एग्जीक्यूट कर रही होगी अपना प्लान, तो उसे बिल्कुल जो है केयरफुल होना चाहिए, मतलब कंपनी के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते समय उसको बहुत केयरफुल होना चाहिए। वाइल के साथ याद रखेंगे, ये कंटिन्यूस वर्ब्स के साथ में आता है, वाइल के बाद जो भी आपका वर्ब होगा वो कंटिन्यूस फॉर्म पे होता है। वाइल क्या करते वक्त होना चाहिए उसको, वाइल एग्जीक्यूटिंग, यहाँ पर चाहिए हमको एक आईएनजी फॉर्म, क्या करते वक्त, वाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी, कंटिन्यूस फॉर्म, और ये है आपका आंसर। एग्जीक्यूटेड नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है ना। अगर आपको याद है तो कल की क्लास में जब हम कंजंक्शन कर रहे थे मैंने इस वाइल को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, अगर आप मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं, ज़रूर उसे पीछे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो गड़बड़ वाला पार्ट है वो है पार्ट बी। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। We need to examine how an accident like this can be avoided in the future। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, we need to examine, ये जो TOO लिखा है भाई साहब ये तो बहुत गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये टू जो है क्या काम करता है, ये फंक्शन करता है एडवर्ब की तरह। क्या हमको यहाँ पर एडवर्ब चाहिए, क्या ऐसा वर्ड चाहिए जो कि वर्ब को क्वालिफाई करे, बिल्कुल नहीं। वी नीड टू एग्जामिन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जिस शब्द की हमें, जिस पार्ट ऑफ स्पीच की हमें ज़रूरत है वो है इन्फिनेटिव, वर्ब का ही फॉर्म होता है ये हमें चाहिए इन्फिनेटिव 2+V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वाला 2 नहीं चाहिए, है ना, ये बिल्कुल गलत है। इंस्टेड वी नीड दिस 2। ठीक, पढ़ते ही समझ में आ गया, बट यू हैव टू बी केयरफुल। वही मैं बार बार आपसे हर सेशन में कहती हूँ कि जब टाइमर चल रहा होता है, जब आप एग्जाम लिख रहे होते हैं तो दिमाग का प्रेशर जो है ना कहीं अलग दिशा में होता है, तब गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है पहले और उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर जो है यहाँ पे आपका हो गया ए। ठीक, आई होप समझ में आया और आप सभी ने भी यही मार्क किया था, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। He would always turn and waved at the end of the street। अच्छा, अभी अभी मैंने 2 क्वेश्चंस में आपको बताया था कि could, would, should, must, ये सब क्या होता है, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब के साथ जनरली हम वर्ब का बेस फॉर्म फॉलो करते हैं, और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको समझाते जाऊंगी। मॉडल वर्ब के साथ याद रखेंगे कि आपका बेस फॉर्म आता है वर्ब का, मतलब सिंपली V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही वुड ऑलवेज टर्न, ठीक है, एंड वेट। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट से, 2 लॉजिक से आप समझ सकते हैं। पहली बात तो सिंपल है, मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म आना चाहिए, तो ये टर्न तो V1 में है, ठीक है। वेव्ड जो लिखा है ये गलत लिखा है, इसका जो वर्ब सेकेंड फॉर्म बिल्कुल गलत हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें बेस फॉर्म चाहिए मॉडल वर्ब के साथ में, ये एसोसिएटेड है क्योंकि ये कनेक्टेड है एंड से, एंड होता है एक कंजंक्शन, ठीक है। और जब भी कंजंक्शन से 2 चीज़ें जुड़ी होती हैं, ये दोनों चीज़ें सेम पार्ट ऑफ स्पीच की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम पार्ट ऑफ स्पीच की होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट। तो चाहे कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, गलती ढूंढनी है ना। तो यहाँ पर गलती मिल गई। पहला लॉजिक, मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पर बेस फॉर्म मिसिंग है। दूसरा, एंड एक कंजंक्शन होता है, अभी अभी हमने कंजंक्शन का टॉपिक किया है, अब आप नहीं बोल सकते कि आपको नहीं पता था।
तो एंड से जुड़े हुए दोनों शब्द सेम पार्ट ऑफ स्पीच के, इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए, है ना। चलिए जी, तो इस लॉजिक से हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी, वेव्ड को V1 फॉर्म पे या वेव होना पड़ेगा, ठीक है, आंसर इज बी। चलिए, there's still a chance to slowly the spread of the disease। समझो पहले सेंटेंस क्या कह रहा है कि अभी भी एक मौका है, एक चांस है, टू स्लोली द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। मतलब यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है कि जो डिजीज का स्प्रेड है, जो डिजीज जो फैलती जा रही है, उसको रोका जा सकता है या उसको स्लो डाउन किया जा सकता है, ये बोला जा रहा है। टू स्लो होगा या टू स्लोली होगा, दैट इज द क्वेश्चन। और आई थिंक आपको आंसर मिल चुका है, 2 + V1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू स्लो द स्प्रेड ऑफ। यहाँ पर हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, ये क्या कौन से फॉर्म पे दिया है, ये एडवर्ब है, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ठीक है। देयर स्टिल अ चांस टू व्हाट, चांस किस चीज़ का है, टू स्लो द स्प्रेड, है ना, हमें वर्ब फॉर्म चाहिए यहाँ पे, एडवर्ब फॉर्म नहीं चाहिए। टू स्लो द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, दैट मीन्स जो गलती है वो हो गई पार्ट 1 पे, है ना, ए में है गलती, स्लोली में से LY हटा दो, बाकी सब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टू स्लो द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, ठीक, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, बनाना इज बीइंग ईट बाय द मंकी सिटिंग अंडर द ट्री, है ना, अक्सर आपने देखा होगा, और अभी आपको ये साइट भी इमेजिन हो रही होगी जब ट्रैवल करते हैं कहीं ना कहीं, तो आप देखते हो अगर जंगल एरिया आ गया या मंदिर अंदर के पास में, मंकीज को बनाना खाते हुए, है ना। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहली बात, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहचानिए, बनाना इज बीइंग लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि जब भी बी फॉर्म होगा, बी का कोई भी फॉर्म हो, है ना, तो बी फॉर्म के साथ आपके पास वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, या तो ING फॉर्म आएगा, है ना, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ING में ये ऑलरेडी खुद ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ईट का हो जाएगा ईटन, और अगर आपने वॉइस पढ़ा हुआ है तो आप पढ़ते ही समझ गए होंगे कि ये तो पैसिव वॉइस में दिया है, और पैसिव वॉइस में दिया है मतलब एक मैंडेट कंडीशन होती है कि वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ही होता है, बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के वॉइस नहीं बनता है, ठीक है, पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। तो इज बीइंग ईटन, यहाँ पर वर्ब्स पढ़ रहे हैं, जितनी भी गलतियां होंगी आज वो वर्ब से ही रिलेटेड, वर्ब के ही इर्द गिर्द होंगी। तो ध्यान से अपना फोकस सेंटेंस को समझने और सेंटेंस में यूज किए गए वर्ब्स पे जरूर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर सी, क्योंकि हमें चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। अगला सवाल, When I was younger, I could stayed up all night and not get tired। ठीक है, क्या नजर आई गलती यहाँ पे, When I was younger, ये तो ठीक है जब आप छोटे थे, यंग थे एज एन लाइक छोटे मतलब थोड़े ज्यादा यंग थे, जवान थे, है ना, आपकी उम्र थोड़ी कम थी तब। आई कुड स्टेड अप ऑल नाइट एंड नॉट गेट टायर्ड, है ना, उम्र के साथ साथ थकान जो है आप लोग की, है ना, देखते हैं उम्र दराज लोग जो है हमेशा थक गए, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वैसा कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए वही बोला गया है, व्हेन आई वाज यंगर, कंपैरेटिवली, यंगर मतलब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है, अभी से थोड़े पहले, ठीक है। तो आप ज़्यादा यंग थे, ज़्यादा फुर्ती, ज़्यादा एनर्जी थी, तो आप ज़्यादा कुछ काम कर सकते थे। आई कुड मतलब ये क्या बता रहा है, पास्ट अबिलिटी की बात कर रहा है, पास्ट अबिलिटी की बात कर रहा है। कुड अगेन ये क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ क्या बताया मैंने आपको कि वर्ब का जो भी आपका वर्ब है उसका क्या आएगा, बेस फॉर्म आता है। वर्ब का बेस फॉर्म मतलब हम कह सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, स्टेड अप लिखा है, गलती हो गई, है ना, ये हो जाएगा स्टे। आई कुड स्टे अप ऑल नाइट एंड नॉट गेट टायर्ड, ठीक है, बात समझ में आई। तो मोरल वर्ब के साथ बेस फॉर्म आएगा, ये हम दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी तरीके से रिपीटेशन जब होती है ना, तब आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पे बैठ जाता है, तब आपको रटने की जरूरत नहीं है, वैसे भी नहीं रटना है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिसको आपको रटाविगेशन करना है। यू डोंट हैव टू मग इट अप, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड देन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आप देखिए कभी नहीं भूलेंगे आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलती है वो है आपके पार्ट सी में। अगला सवाल, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफी। अब देखो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन किया जा रहा है कि विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफी, है ना।
मैं आपसे नहीं पूछ रही, तो डोंट से यस हाँ कॉफ़ी चलेगी, ये क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं है ना, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूछ रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर जो वर्ब यूज़ होगा, और आई शुड से जो मॉडल वर्ब यूज़ होगा, वो होगा वुड, ना कि विल। वुड यस, विल नो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड यू केयर। अब ये नहीं बोल सकते आप कि भाई मैम वुड तो पास्ट फॉर्म हो गया, तो क्या हम पास्ट की बात कर रहे हैं? जी नहीं, वुड का सिर्फ एक ही यूज नहीं होता है कि वुड मतलब विल का पास्ट हो गया। नरेशन में काम आएगा आपको ये, बिल्कुल, है ना। और वुड का एक मतलब होता है ना, बहुत सारे मतलब, बहुत सारे मायने होते हैं, पढ़ेंगे आगे हम, ध्यान हर एक चीज़ को पढ़ेंगे जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वुड का एक तात्पर्य होता है यूज टू, लाइक आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मतलब जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं बस से जाती थी। ठीक है, वुड का यूज कब कब करते हैं ये हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो वुड है, ये जो है अभी के लिए बोला जा रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, इसीलिए विल नहीं आएगा, वुड आएगा। कहते हैं ना, अगर आप अवार्ड शोज, अवार्ड फंक्शंस वगैरह दिख रहे हैं तो, या फिर कहीं स्कूल असेंबली में, कहीं किसी फंक्शन में है, किसी को बुलाया जा रहा है कि आए और दो शब्द कहे, है ना, तो ये तो सभी ने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि हम चाहते हैं कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय आए और दो शब्द कहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। तो वहाँ इनवाइट करते समय ये नहीं कहते आई विल इनवाइट, आई विल लाइक टू इनवाइट, नहीं, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर दिस एंड दैट, है ना, टू कम ऑन स्टेज एंड से अ फ्यू वर्ड्स। तो यहाँ पर मतलब समझे आप कि कहीं ना कहीं वो पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, विनम्रता से बोला जा रहा है ना। तो वहाँ पर आप वुड यूज़ करते हैं, विल नहीं लगाते हैं। आज से ध्यान पे रखेंगे, नहीं मालूम था कोई दिक्कत नहीं, अब पता चल गया। अगला सवाल, what would happen if human beings were governed by robots? अभी देखो, क्वेश्चन बढ़िया है ना। अभी चैट जीपीटी बहुत चल रहा है, तो इमेजिन करिए अगर ऐसा हो तो व्हाट वुड हैपन, कैसा होगा इफ ह्यूमन बींग्स वर गवर्न बाय रोबोट्स। क्या ऐसा टाइम भी देखने को मिल सकता है हमें? कमेंट में आंसर करना, ठीक है। व्हाट वुड हैपन मतलब ये कहीं ना कहीं रियल नहीं है ना, हम इमेजिन कर रहे हैं, राइट, हम इमेजिन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं कि कैसा होगा अगर ऐसा हो तो, है ना। तो व्हाट वुड हैपन इफ, यहाँ से समझ में आ गया कि ये इमेजिनेशन है। ह्यूमन बींग्स वर, है ना, तभी तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के साथ में वर आया है, वुड आया है, इफ आया है, ये पूरा कल्पना है ना। वर के बाद आ गया यहाँ पे गवर्न बाय रोबोट्स, कहीं ना कहीं ये क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर है फिर से। बी फॉर्म, वर एक बी फॉर्म होता है, मैं आपको अभी अभी बता चुकी हूँ बी फॉर्म के बारे में। बी फॉर्म के साथ, बी फॉर्म जैसे कि वॉज हो गया, वर हो गया, इज, एम और आर हो गया, और बी बीइंग की तो बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, वो भी बी फॉर्म ही होते हैं, है ना। तो इनके साथ पहले ये समझिए कि ये बी फॉर्म है, इनके साथ दो ही चीज़ें आ सकती हैं, तो वर्ब दो ही फॉर्म पे आ सकता है। पहला तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, और वो वर्ब कौन सा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी, आईएनजी वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे लगता है। दूसरा ये होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, दो ही कंडीशन होती है। इनके साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो लिख कर ले लीजिए कि वो पैसिव स्ट्रक्चर ही होगा, ठीक है, वो पैसिव स्ट्रक्चर होगा। अगर V1 के साथ आईएनजी आया है तो कंटिन्यूस फॉर्म होगा, है ना। टेंस कौन सा होगा, कंटिन्यूस, वॉज वर है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए, समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक, यहाँ पर वर दिया हुआ है और यहाँ पर गवर्न लिखा है, तो ना तो ये V1 आईएनजी फॉर्म है ना, और ना ही ये वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्म नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए इसको फिर, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, दैट मीन्स ये हो जाएगा गवर्नड, है ना, ये हो जाएगा गवर्नड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय रोबोट्स, पैसिव स्ट्रक्चर है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ, वर्ब फॉर्म में दिक्कत थी, V1 की जगह पे आना था वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये बी फॉर्म का लॉजिक आप याद रखेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर बी फॉर्म पे बी भी आता है, बीन भी आता है ना, बीइंग भी आता है अलग सॉरी, अलग अलग कंडीशन से, है ना, पर इनके साथ में जो फॉर्म यूज होगा वो आपको बताया गया, या तो आईएनजी या तो V3। ठीक है, चलो जी अगला सवाल,
इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज, है ना। होंगे आपके भी ऐसे कोई दोस्त, दोस्त यार या रिश्तेदार जिनको आप लिखना है यहाँ पे पत्र लिखने से है, लेटर लिखने से है। अब लेटर का ज़माना तो गया, अब तो टेक वाला ज़माना है। तो जब आप मैसेज करें तो कुछ लोग होते हैं कितने मैसेजेस कर लो, कितने कॉल्स कर लो, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो आपको अभी उनको याद करना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नॉट वर्थ। अब यहाँ पे गलती क्या है, सेंटेंस तो समझ गए कि मतलब क्या है, ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। जो गलती है वो है ये हैविंग। अब इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। पहला तो हैविंग नहीं आएगा, यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्म होगा, आप ट्रबल उठाते हो, यू टेक पेन्स, यू टेक ट्रबल, है ना। तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो आप हैविंग नहीं लिखेंगे, है ना। वो आपके पास में यहाँ पर होना चाहिए क्या, वो होगा टेकिंग, बिकॉज यू टेक पेन, यू, है ना। आप क्या करते हैं, आप तकलीफ उठाते हैं, है ना। हैव नहीं, यू डोंट ओन। हैविंग मतलब क्या होता है, ओन करना। तो आप ओन नहीं करते, आप कष्ट उठाते हैं, है ना। तो यहाँ पर या तो आप लिख सकते हो टेकिंग, एक तरीका, इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज, या फिर सिंपली इट इज़ नॉट वर्थ द ट्रबल टू राइट हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। या तो आप हैविंग को ओमिट कर दो, नंबर 1, या तो आप ओमिट कर दो हैविंग को और सेंटेंस एज इट इज रहने दो, बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका, हैविंग की जगह पे टेकिंग लिख दो, है ना। दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। इसको बात समझ में आई, क्यों टेकिंग आएगा, क्योंकि हम कष्ट उठाते हैं, हम पेन उठाते हैं, हम हैविंग मतलब ओन करना होता है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, आप ओन नहीं करते। कोई कष्ट को ओन करना चाहेगा क्या, आप चाहेंगे कि कष्ट को, कि आप मालिक हो, कष्ट को ओन करें, ट्रबल को ओन करें, बिल्कुल नहीं चाहेंगे आप, है ना। चाहना भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर समझ में आ गई बात, या तो टेकिंग या तो हैविंग को हटा दो, दो तरीके। The policeman asked many people but no one was knowing how the accident happened. ये गलती अक्सर 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 मैंने बहुत लोगों से सुनी है ना। ये गलती कौन सी है, स्पोकन एरर होती है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, है ना। बोलते वक्त उनको क्या बोलते हैं, आई वॉज नॉट नोइंग दैट यू आर कमिंग, है ना। ये बिल्कुल गलत है। ये जो नोइंग वर्ड है ना, ये समझिए यहाँ पर, ये जो नोइंग वर्ड है इसको कहते हैं, ये नॉन कंटिन्यूस फॉर्म है। ये क्या है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स में से आता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि इसको हम आईएनजी फॉर्म पे नहीं लिखते हैं, नो। ये प्रोग्रेसिव फॉर्म पे बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा जब ये फंक्शन कर रहा है मेन वर्ब का, ठीक है। बात समझ में आई, ध्यान से सुनिएगा, है ना। जो मैं कह रही हूँ वही सुनिएगा, जो दिमाग कह रहा है वो नहीं। जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा ना, ठीक है, तब इसके साथ में आईएनजी नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ नोइंग अ थिंग इज डिफरेंट एंड फॉलोइंग इज डिफरेंट, तो वहाँ पे नोइंग और फॉलोइंग दोनों मेन वर्ब नहीं है, वो जेरेंड फॉर्म की तरह आए हैं, है ना। नाउन की तरह आए हैं। जेरेंड क्या होता है, वर्बल नाउन, तो वो नाउन की तरह आए हैं इसलिए वो नोइंग है। मेन वर्ब की तरह इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं आएगा, और यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है क्योंकि ये आपका हो गया सब्जेक्ट, बट के बाद नया क्लॉज स्टार्ट हुआ, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, नो वन वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर नोइंग हो गया, गड़बड़। अब क्या करें, कैसे सही करें, क्योंकि वॉज लगा है, ये आपको ये बता रहा है कि टेंस सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है ना। यहाँ पर भी आस्क लिखा हुआ है, V2 फॉर्म पास्ट टेंस में है, ठीक है। द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन न्यू। क्या कर सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए, नो वन न्यू हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, बिल्कुल सही है अभी। तो वॉज नोइंग एब्सोल्युटली रॉन्ग, इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा नो वन न्यू, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई, तो नो के साथ आईएनजी कभी नहीं लगता है। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो भी सेंसेस वाले वर्ड्स होते हैं, मेन वर्ब में कह रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगेन एंड अगेन। जितने भी एक्शन ऐसे होते हैं, जितने भी वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें मेंटल प्रोसेस रिक्वायर्ड है, जानना, समझना, है ना, महसूस करना, सोचना,
उनके साथ में आप आईएनजी फॉर्म नहीं प्रेफर करते हैं, कंडीशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, उनको पढ़ेंगे हम, पर ध्यान दीजिए जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है, सी, टच, स्मेल, फील, है ना, इनके साथ नहीं लगेगा। कंसीडर, परसीव, नो, इवन लव, हेट, जो मेंटल प्रोसेसेस है ना, जो आप फिजिकली नहीं करते हैं, उनके साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। घबराइए मत, हर वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझना काफ़ी था। तो यहाँ पर जो गड़बड़ है वो है पार्ट सी में। अगले सवाल पे चलते हैं। यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर। अब यहाँ पर एक और बात समझिए, शुड का यूज किया गया है, मॉडल वर्ब होता है, अभी तक मैंने यही बताया और होता भी है, शुड है, वुड है, कुड है, मस्ट है, ये विल, शैल, सब मॉडल वर्ब्स होते हैं। अब ये मॉडल वर्ब के साथ मैंने आपको अभी तक बताया कि वर्ब का बेस फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बट अगर किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में हैव भी लगा हुआ है ना, मॉडल वर्ब प्लस हैव लगा है, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मैं अक्सर क्लास में ही समझाती हूँ H3V3 कॉन्सेप्ट, है ना। तो H3V3 कॉन्सेप्ट क्या होता है, जहाँ पर भी आपको हैज, हैव या हैड दिखता है एज हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म भी आता है, बताएंगे आपको, बट अगर डायरेक्टली हम बीन ना लगाएं, है ना, यहाँ पे बीन नहीं लगा हुआ है, हैज, हैव, हैड, H3V3 कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर आपने देखा ये हैव तो है, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। और दूसरा जो लॉजिक है वो ये कहता है कि जब भी आप मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाते हैं तो आप एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो हुआ नहीं, जो रियल नहीं है, जो हुआ ही नहीं, अनरियल है, क्योंकि वो हुआ नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ वो, है ना। ऐसा होना चाहिए था बट हुआ नहीं, तो आप उसकी बात कर रहे हैं जो एक्शन हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए मॉडल वर्ब के साथ में आप हैव लगाते हैं और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यू शुड हैव, ये हो जाएगा रिस्पॉन्डेड, ईडी लग जाएगा, है ना। यू शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी सूनर, जो कि उसने किया नहीं। इसकी क्वेरी थी जिसको सामने वाले को रिस्पॉन्ड करना था, देखना था, समझना था, आंसर करना था, पर उसने किया नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, शुड प्लस हैव प्लस V3, हैव हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे एक्शन के लिए जो एक्शन हुआ ही नहीं, अनरियल होता है ना, ये वाली कंडीशन की, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तुमको मुझे बताना चाहिए था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें आंसर करना, तो ये वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, एक्चुअली वो है जो हुए ही नहीं, तो उनके लिए आप मॉडल वर्ब के साथ हैव और V3 लगाते हैं, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट को बाय हार्ट होने में से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा हैव रिस्पॉन्डेड, ठीक है। और H3V3 कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, हैज एंड हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए वहाँ पे, ठीक है, ठीक। हैव, हैज, हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। अब अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम हैव, हैड, हैज़ के साथ में बीन भी तो यूज़ करते हैं, और बीन यूज़ करते हैं तो उसके साथ में तो हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, बिल्कुल सही चीज़ दिमाग में आ रही है आपके। ये बीन क्या है, ये खुद में थर्ड फॉर्म है, क्या है ये बीन, ये भी थर्ड फॉर्म है। तो मेरी जो थ्योरी है यहाँ पे H3 प्लस V3 वो प्रूव हो गई, H3 प्लस V3 तो प्रूव हो गया ना, हैज और हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। चलिए, तो आप समझ में आ गई बात, सिंपल मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म लगता है नॉर्मल स्टेटमेंट में, ऐसे स्टेटमेंट में जो कि अनरियल है, होना चाहिए था, हुआ नहीं, उसके लिए हैव प्लस V3 लगता है मॉडल वर्ब के साथ में, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, है ना, राइट। तो यहाँ पर जो गलती है वो है आपकी पार्ट सी में। अगला सवाल, एवरी क्यूरियस चाइल्ड वॉन्ट टू रिप ओपन अ टॉय, याद आया बचपन। हर क्यूरियस चाइल्ड जो होता है ना, मतलब चाइल्ड हो या बड़ा भी हो, जो बहुत क्यूरियोसिटी है उसको, तो वो क्या करेगा, हर चीज़ के तह तक जाना चाहेगा, है ना। अगर बड़े हैं तो आप हर चीज़ के तह तक जाना चाहेंगे इन अ सेंसिबल वे, बट अगर कोई बच्चा है, उसको आपने कार गिफ्ट कर दी, उसको आपने कोई टॉय गिफ्ट कर दिया, वो क्यूरियस चाइल्ड है, अगर मान लो, क्यूरियस का मतलब भी नहीं पता होगा शायद उसे, बट वो टॉय को क्या करता है, पूरा तोड़ फोड़ देता है ना, क्या करेगा, पूरा तोड़ फोड़ देता है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि एवरी क्यूरियस चाइल्ड। अब यहाँ पर देखो, एवरी क्यूरियस चाइल्ड, एवरी लगा है और यहाँ पे चाइल्ड है, मतलब ये सिंगुलर नाउन है,
सिंगुलर चाइल्ड की बात कर रहा है, दैट मीन्स इन जनरल बात कर रहा है। हर एक बच्चा जो क्यूरियस है, जो जिज्ञासु है, वो क्या करता है, वो चाहता है टू रिप ओपन अ टॉय। टॉय को मतलब पूरा खोल देना, पूरा तोड़ देना, निकाल देना, सारे स्क्रू उसके ढीले कर देना, है ना। रिप ओपन अ टॉय। तो यहाँ पे हो जाएगा एवरी चाइल्ड वॉन्ट्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। आपका जो वर्ब फॉर्म है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस या ई एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, एवरी चाइल्ड, ठीक है, हर एक बच्चा की बात कर रहे हैं। तो ये वॉन्ट क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो गड़बड़ थी वो यही थी, वॉन्ट टू को होना था वॉन्ट्स टू, है ना, ये हो जाएगा वॉन्ट्स टू। ठीक, बात समझ में आई। ये वाला कॉन्सेप्ट तो पहले भी मैंने आपको बताया कि एवरी लिखा है मतलब वो सिंगुलर है, सिंगुलर है मतलब उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली गलती वर्ब की ही थी, जो कि आप लोगों ने बना लिया, सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ चुकी हैं। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, 15th नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यू नो द ड्रिल, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है, अभी नहीं, है ना, कमेंट सेक्शन में बाद में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये था वर्ब का नया चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया, उसके 15 क्वेश्चंस, 15 कॉन्सेप्ट्स, है ना। ऐसे ही हम 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपके लगभग वो सारे कॉन्सेप्ट्स जिनसे एग्जाम में एरर के क्वेश्चन हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही पूछा जाएगा। तो बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझिए और उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगेन आई एम सेइंग यू डोंट नीड टू मग एनीथिंग अप, किसी चीज़ को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है और उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट इज़ द की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना तो बिल्कुल, मतलब दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि जितने लोगों को आप जानते हैं, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, सबको शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि उनको भी अपने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को जो एग्जाम ओरिएंटेड है स्ट्रेंथन करने में काफ़ी हेल्प मिले। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस आते हैं आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड नमस्ते।